ईटी नाउ स्वदेश पे ये खास पेशकश, एक बातचीत, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक मार्केट वेटरन, सबका एक ही बहुत सारे कैप्स पहनते हैं हमारे ये गेस्ट। इनफैक्ट निर्मल जैन आईएफएल ग्रुप के हमारे साथ आज बातचीत कर रहे हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक बिजनेस पर्सन की तरफ से देश पे आपका क्या नजरिया बन रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल आपको लग रहा है? आप एनबीएफसी के बिजनेस में आजकल काफी टाइम स्पेंड करते हैं, ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी लग रही है आपको? आपका क्या थॉट्स है? बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं नई चैनल के लिए। और इस समय इकोनॉमी और बिजनेस का जो माहौल है और जो हाल मुझे दिख रहा है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। जो हालात हैं बहुत तेजी से सुधर रहे हैं और जो पिछले 1.5 साल से कोविड की वजह से एक तरह से बिजनेसेस थोड़े आधे बंद हो गए थे, कुछ अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे थे, अब वो काफ़ी तेजी से एक्चुअली बहुत जगह पर तो हम देख रहे हैं कि पेंट अप डिमांड है, तो एक बूम जैसा एनवायरनमेंट है। अभी भी हो सकता है कि छोटी मोटी थोड़ी सी चीज़ें इम्पैक्टेड हो, पर ब्रॉडली मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमी में काफ़ी पॉजिटिव और एक मैं कहूँगा कि ऑप्टिमिज्म और एक उत्साह का माहौल है। निर्मल जी, आपने पिछले कई दशकों में, इनफैक्ट करीब करीब 25-30 साल से आपने काफी बिजनेस साइकिल्स देखे हैं। इस समय जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, जो बिजनेस कॉर्पोरेट इंडिया का फीडबैक है आपके ग्रुप में, आपके खुद की कंपनी में, विदेशी निवेशकों का जो रुझान बन रहा है, इनफैक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो एकदम बाढ़ जैसी आ गई है, चाहे वो फोलियो देखें, चाहे वो डीमैट अकाउंट्स देखें। ये साइकिल जो है, जो बिजनेस साइकिल टर्न हो रहा है, ये आपको कितना ड्यूरेबल लगता है? क्योंकि आपने बहुत तेजी मंदी और आपने काफी बिजनेस साइकिल्स देखे हैं इंडियन इकोनॉमी में। बिजनेस साइकिल और स्टॉक मार्केट के साइकिल को हमें अलग अलग रखना चाहिए और उन्हें अलग अलग उनका एक अलग अलग दृष्टिकोण होगा देखने का। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक मार्केट के साइकिल कभी बिजनेस साइकिल से आगे चलते हैं, तो जिस समय बिजनेस साइकिल नहीं सुधरे पर स्टॉक मार्केट आगे का देखकर उसे तुरंत उसमें इम्पैक्ट आ जाता है। पर जहां तक बिजनेस साइकिल का सवाल है, मैं समझता हूँ अभी भी सुधरना, मतलब उसमें तेजी का जो माहौल अभी शुरू हुआ है, तो कुछ समय तक चलेगा। और इसमें अगर आप देखो, कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है और पहली बार बहुत सालों बाद हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम एक नए इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पहले नहीं दिख रहा था, वो अब कुछ दिखने लगा है। और काफी प्राइवेट सेक्टर अब बड़े कैपेक्स की पिछले कई सालों से हमने नहीं देखा था। तो मैं समझ रहा हूँ कि बिजनेस के साइकिल का जो अप ट्रेंड है वो अभी भी शुरू हुआ है और वो कुछ सालों तक रहेगा। और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें यह है कि हर क्राइसिस के बाद में बिजनेस का माहौल सुधरता है, क्योंकि क्राइसिस में गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट करती है और जो एक पेंट अप डिमांड भी आती है। उसके अलावा जो साइकिल में जो दबा हुआ माहौल था, वो वापस उस बेस के ऊपर काफी अच्छा लगता है। दूसरा, इस समय जो विदेशी निवेशकों का रुझान बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि लोग चाइना से एक तरह से थोड़े डरे हुए हैं और थोड़े ऊब गए, उनकी जो इरेटिक पॉलिसीज है और वहां पे एक ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया था। तो बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं वो चाइना को ओवर ओन करते हैं और इंडिया को अंडर ओन करते हैं। मतलब जो चाइना का पोटेंशियल है उससे ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, या जो चाइना का शेयर होना चाहिए उसकी, मतलब अगर आप रिलेटिव दृष्टिकोण से देखें तो। और इंडिया में रिलेटिवली उनका इन्वेस्टमेंट कम है, पर वो हमेशा ये देख रहे थे कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो रुके हुए थे। पर जहां तक एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, जो कि स्टॉक मार्केट के जरिए से नहीं आता है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि जो बिजनेस साइकिल है उसका अप ट्रेंड अभी भी शुरू हुआ है, तो वो काफी समय तक चल सकता है। कम से कम 3 से 5 साल तक मैं समझता हूँ कि बिजनेस साइकिल का अप ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। आपके खुद के आईएफएल ग्रुप में जो कई डिफरेंट बिजनेसेस हैं, द रिटेल एनबीएफसी है, आईएफएल वेल्थ है, और आपका टेक बैक्ड ब्रोकरेज का भी कारोबार काफी अच्छा चल रहा है। अगर कुछ फ्लेवर दे कि आपके ग्रुप के डिफरेंट बिजनेसेस के इस समय कैसा चल रहा है? फॉर्चुनेटली टचवुड हमारे जो ग्रुप के बिजनेसेस हैं सभी
फाइनेंशियल सर्विसेज में है और सभी इकोनॉमी और बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है। तो इस समय सभी बिजनेसेस में काफी अच्छा माहौल है, बहुत ही पॉजिटिव है। और जैसे अगर चारों बिजनेसेस जिसकी बात की आपने अगर एक एक करके करें तो आईफिल वेल्थ जो है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, क्योंकि अब जब इकोनॉमी का अप ट्रेंड है और जो विदेशी निवेशकों के बहुत सारे पैसे एफडीआई और एफपीआई के जरिए से आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वेल्थ जनरेट हो रही है, बहुत सारी वेल्थ जो है वो लिक्विडिटी इवेंट हो रहे हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के पास वेल्थ अवेलेबल है फाइनेंशियल, और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग उसमें एक लीडिंग प्लेयर है, हमारा ब्रांड स्ट्रांग है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने एक अच्छी फ्रेंचाइज खड़ी की है। हमारे पास बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और उसमें भी लोगों की काफी इंटरेस्ट है उसमें, जो एचएनआई कस्टमर्स है उनका। तो वो बिजनेस में काफी अच्छा माहौल है इस समय, टेलविंड है। जो ब्रोकिंग का बिजनेस है उसमें हमारे पास रिटेल ब्रोकिंग है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है। और तीनों बिजनेसेस में अगर कैपिटल मार्केट, जो स्टॉक मार्केट का माहौल है अच्छा, जैसे बिजनेसेस ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5पैसा जो कम्प्लीटली डिजिटल डिस्काउंट ब्रोकिंग है, वो भी अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है और जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उससे उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है। और आईफिल फाइनेंस जो है उसमें एक बार पिछले 3 सालों में काफी सारे दूसरे चैलेंजेस रहे जो कि लिक्विडिटी क्राइसिस से चालू हुए। जब आईएलएफएस का इंसिडेंस बना था उसके बाद 1-1.5 साल तक काफी उसमें दिक्कत थी, पर अब उसमें माहौल बहुत सुधर गया है। जब आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही सपोर्ट रहा है उसमें, और उसमें लिक्विडिटी की पोजीशन अच्छी है, क्रेडिट की डिमांड भी अच्छी है। और इस पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत सुधर रही है। सो जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी अगर हम देखेंगे तो काफी पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखेगा, उसमें सुधार की तरफ दिखेगा। निर्मल जी, आपके ब्रांड प्रमोशन में मैंने एक लाइन पढ़ी है, नॉलेज कैन हार्वेस्ट वेल्थ। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई है काफी नॉलेज ओरिएंटेड है, डीप रिसर्च करते हैं, आपके इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं, वहां से भी इनपुट्स आपको मिलते होंगे और अपने डोमेस्टिक पार्टनर्स। आपका क्या व्यू है, जो अर्निंग साइकिल हिंदुस्तान में चालू हुआ है, कॉर्पोरेट इंडिया में चालू हुआ है, सब डेट अपनी कम करके डीलेवरेज करके बैलेंस शीट्स, लास्ट 2-3 क्वार्टर में अर्निंग्स इंप्रूवमेंट हुए हैं, ये अर्निंग साइकिल आपको थोड़ा चलता हुआ नजर आता है जैसे जैसे आगे कुछ क्वार्टर्स में, या आपको लगता है कि ये मिडिल ऑफ द साइकिल पहुंच गए? नहीं, अर्निंग साइकिल में अपग्रेड तो अब शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से, और बहुत सालों तक हमने देखा कि अर्निंग्स में डाउनग्रेड हो रहे थे, पर पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि अर्निंग्स में अब अपग्रेड का एक साइकिल चालू हुआ है। और मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट तो बहुत पहले ही चल पड़ा, पर अर्निंग साइकिल में अपग्रेड अभी शुरू हुआ है और वो कुछ समय तक चलेगा। और जो रिसर्च है हमारी, उसका भी, जो हमारे जितने भी एनालिस्ट हैं वो कंपनियों से बात करते हैं, सेक्टर के ट्रेंड एनालाइज करते हैं, सबका व्यू यही है कि अब अर्निंग साइकिल में अपग्रेड कुछ समय तक चलना चाहिए। अब अगर कहीं हो सकता है किसी एक सेक्टर में लोकल या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे समझो कि चिप की शॉर्टेज से अगर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंपैक्ट होता है, तो हो सकता है कि उनकी अर्निंग्स में डाउनग्रेड हो। तो इस तरह के कुछ जो सेक्टर स्पेसिफिक वारदात अगर हो जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ब्रॉडली जो मैक्रो है उससे ऐसा लगता है कि आपको अर्निंग्स अपग्रेड अब अच्छे देखने को मिलेंगे। या जैसे क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाते हैं, या जी आप जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जी, उसके जो इम्पैक्ट है, कहीं कहीं पे कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि उनकी मार्जिन स्क्यूज हो जाए किसी क्वार्टर में। तो ये सब जो लोकल स्पेसिफिक इंसिडेंसेस को अगर आप अलग रखें तो ब्रॉडली आप अर्निंग साइकिल काफी अच्छा देखेंगे। निर्मल जी, आप जो सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें हमने देखा है कि एक कॉर्पोरेट, एक एसेट मैनेजमेंट या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस को अलग कर दें जहां अच्छी खासी तेजी हुई है, प्योर लेंडिंग के बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल करते रहे, एटलीस्ट मार्केट ने बहुत अवॉइड किया है इनको, काफी हद तक अंडरवेट हो गया मार्केट और ये परफॉर्म भी नहीं किए हैं। आपको लगता है कि लेंडर्स जो हैं, चाहे वो बड़े बैंक हो, चाहे वो बड़े पीएसयूज हो या एनबीएफसीज हो, वो अब यहां से जो है उनमें रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, उनके बिजनेसेस ग्रो होने के चांसेस हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का भी रिबाउंड बहुत आ गया है, उनका भी हाउसिंग फाइनेंस को
फायदा मिल सकता है आगे चलते हुए। तो ये पूरे लेंडर बास्केट पे आपका क्या व्यू है? मैं मार्केट के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, पर बिजनेस जो हम लोग जिस बिजनेस में हैं, एनबीएफसी और रिटेल लेंडिंग में, उसमें मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा समय है। इस समय बिजनेस का माहौल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़े कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रही है। इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पर है, पर जब लिक्विडिटी यूज होती है तो जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम हो रही है। दूसरी तरफ क्रेडिट की डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपको बिजनेस अगर बढ़ाना है तो अगले 2 क्वार्टर में मैं समझता हूँ कि सेकेंड हाफ में काफी अच्छी ग्रोथ होगी और एक अच्छे क्वालिटी की ग्रोथ होगी, क्योंकि एसेट क्वालिटी के जो इश्यूज थे वो भी अब सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप बिजनेस, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्रो करेंगे, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हो रही है डिजिटल, उसका भी जो फायदा है वो भी बहुत सारे प्राइवेट लेंडर्स को मिल रहा है, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रही है, आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो सुधर रहा है, आपके फ्रॉड और जो आपकी क्रेडिट रिस्क है वो कम हो रही है, तो आपकी मार्जिन सुधर रही है ओवरऑल। और ये ट्रेंड मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल तक जो प्राइवेट लेंडर्स हैं उनका बिजनेस जो है वो काफी मजबूत विकेट पर है और यहाँ से अच्छी ग्रोथ होगी उसमें। और अब स्टॉक मार्केट उसको कैसे वैल्यू करता है, कब करता है, क्यों करता है, उसके बारे में निर्मल जी कुछ भी टिप्पणी करना मुश्किल है, पर जहां तक जो रिटेल लेंडिंग बिजनेस का सवाल है वो बहुत ही अच्छा है। और जब रियल एस्टेट में क्या हुआ है कि रियल एस्टेट के में एक ग्रोथ तो है, पर जो लग्जरी और जो हायर वैल्यू जो अपार्टमेंट्स थे उनकी वैल्यू थोड़ी कम होके उसमें डिमांड अच्छी आ रही है, और जहां तक अफोर्डेबल सेगमेंट है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा सुधार है। और ये जो सेक्टर है इसकी ये बहुत ही डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि जब आप होम लोन या अगर मॉर्गेजेस का बिजनेस देखो तो वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी ईएमआई कम होती है, अफोर्डेबल हो जाता है। गोल्ड लोन जो है मोस्टली हमारे गोल्ड लोन बिजनेसेस में जाते हैं, एसएमई में, और गोल्ड लोन बिजनेस लोन माइक्रो फाइनेंस जो है ये बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब जो है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और स्मॉल बिजनेसेस को लोन जाते हैं। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है, इकोनॉमी अगर अच्छा काम कर रही है, तो ये सभी बिजनेसेस अच्छा काम करते हैं। क्रेडिट की डिमांड भी अच्छी होती है, आप जो लोन देते हो पैसा भी वापस आता है, और मार्जिन भी आपकी अच्छी रहती है। आपको लगता है कि रियल एस्टेट में एक नया साइकिल शुरू हो गया है इन फैक्टर्स की वजह से? एब्जॉर्प्शन है, थोड़ा वेल्थ इफेक्ट भी है सोसाइटी में और कंट्री में, तो वहां से भी डिमांड आ रही है लोगों को बड़े घर की। रियल एस्टेट में आपको लगता है ड्यूरेबल है थोड़ा ये साइकिल, क्योंकि 10-12 साल के बाद आ रहा है? मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट का साइकिल बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है, क्योंकि 10-12 साल तक जो हर बिजनेस में साइकिल होते हैं, कोई भी साइकिल हमेशा मंदी में, हमेशा तेजी में नहीं रहता है। और रियल एस्टेट में क्या था कि बहुत सारे कारण हो गए थे पिछले 10-12 साल तक इसके नहीं चलने का। उसमें एक कारण ये भी था कि जो रियल एस्टेट के भाव थे बड़े बड़े शहरों में वो बहुत बढ़ गए थे, और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट जो थे, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है कस्टमर के लिए, वो थोड़े ज्यादा थे। और अब क्या हुआ है कि एक टाइम करेक्शन हुआ है कि आपकी इनकम बढ़ी है, इकोनॉमी की नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है, और उसके मुकाबले में रियल एस्टेट के भाव कम बढ़े या नहीं बढ़े या घटे भी हैं, तो वो अफोर्डेबल हो गए हैं, इंटरेस्ट रेट थोड़े कम हुए हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने रियल एस्टेट परचेजेस पोस्टपोन कर दिए थे, आपको घर लेना है, आपके पास एक छोटा घर है, बड़ा घर लेना, आप समझो 1 साल 2 साल रुक भी सकते हो, क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं है उसमें, आप समझते चलो अगर भाव कम हो रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ, तो वो एक पेंट अप डिमांड क्रिएट होती है। तो उन सब चीजों का एक जो कंबाइंड इम्पैक्ट है उससे ग्रोथ काफी अच्छी है। और रेजिडेंशियल नहीं, कमर्शियल सेक्टर में भी क्या हुआ है कि 2 चीजें हुई है। एक तो जब रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े नहीं है तो आपके रेंटल अब अफोर्डेबल हो गए, क्योंकि एक तरफ आपकी इनकम और इकोनॉमी बढ़ रही है और वो प्राइसेस ठीक है। हर सेगमेंट या हर ज्योग्राफिकल एरिया की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे डिमांड ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और कुछ लोगों ने ओवर एस्टिमेट किया था कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो शायद ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफिस की डिमांड कम हो जाएगी, पर ऐसा कुछ बड़े पैमाने पे हुआ नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि कमर्शियल रियल एस्टेट में भी अच्छी डिमांड आ रही है। तो रेजिडेंशियल का साइकिल तो है ही, पर कमर्शियल में भी काफी साइकिल ठीक हो रहा है। एक बाजार में एक व्यू ये बन रहा है कि बाजार थोड़ा ओवरहीटेड हो गया है। सेंसेक्स 60,000, निफ्टी 18,000,
और दूसरी तरफ एक व्यू ये बन रहा है कि अर्निंग साइकिल सपोर्टेड है, आप बेंचमार्क्स को मत देखिए, लेकिन कई कंपनियां काफी अच्छे, नेक्स्ट 2-3 साल का आउटलुक अच्छा है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक वैल्यूएशन पिक्चर के ऊपर बाजार की, इंडियन मार्केट्स की आपका क्या व्यू है? देखो, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि ये तो हकीकत है कि वैल्यूएशन काफी बड़े हुए हैं, बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है। कोविड के दरमियान पूरा बाजार डबल से ज्यादा हो गया है, जो कि इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ था। इतनी तेजी से बाजार, बहुत ही कम ऐसे समय है जब बढ़ा होगा। पर दोनों चीज सही है कि वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ गए, बहुत ऊंचाई पर है, और दूसरी चीज ये है कि फंडामेंटल्स भी ठीक है, अर्निंग साइकिल भी अब ठीक होंगे। तो अब प्रश्न ये है कि निवेशक को क्या करना चाहिए। तो देखो, किसी के पास क्रिस्टल बॉल तो ये नहीं कि भविष्यवाणी करना बहुत ही असंभव है किसी के लिए। कोई ये नहीं जानता कि बाजार कैसा होगा 1 साल बाद या 6 महीने बाद, सबकी अपनी राय है, क्योंकि कल क्या होगा बाजार में, इकोनॉमी और मार्केट में, उसके लिए भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। पर जब बाजार बहुत तेजी से बढ़ा हुआ होता है, बहुत तेजी से एक ऊंचाई पर होता है, इवन इफ आपके फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा इवेंट या ट्रिगर जो है उसमें करेक्शन देता है, और वो इवेंट या ट्रिगर आपको कहीं से भी आ सकता है। समझो यूएस में उनकी फेड पॉलिसी में कुछ हो जाए, या कहीं जियोपॉलिटिकल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए, कुछ हो जाए, तो भी करेक्शन बहुत स्टीप आते हैं। पर क्योंकि बाजार के अंदरूनी फंडामेंटल अच्छे हैं, तो करेक्शन के बाद बाजार वापस रिकवर भी कर जाता है। तो मेरी ये राय है कि निवेशक जो है लिवरेज ना करें, और जो जेट कैटेगरी के शेयर्स या जो पेनी स्टॉक्स, या जिसमें बहुत ही तेजी से डबल ट्रिपल या 10 गुने की बात हो रही है, जिसके फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहे मगर आपको टिप मिल रही है, उन स्टॉक को अवॉइड करो। क्योंकि क्या होगा कि उसमें आपको ये लगेगा अरे मैंने कल नहीं लिया मगर आज ये 20% बढ़ गया, पर वो स्टॉक जब आपको बेचना चाहो तो बिकते ही नहीं है। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स जो है, और जो कंपनियों की एक एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है, रेपुटेशन अच्छी है, वो स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाओ आप, और वो भले महंगे लगे फिर भी उनका पोर्टफोलियो अच्छा होगा। और अगर आपको मार्केट की इतनी समझ नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करो, और अपना थोड़ा पैसा जो है डेट या लिक्विड फंड में भी रखो। पूरा का पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में मत लगाओ, लिवरेज कम करो। एफएनओ की ट्रेडिंग वही करे जिनको बहुत अच्छी समझ हो। अगर आप अगर नहीं समझते हो, तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग जो है, उसमें जो लालच है कि बहुत तेजी से पैसा बनेगा, वो अच्छा नहीं है, और उससे थोड़ा दूर रहो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मार्केट बढ़ भी रहा है, पर एक शार्प करेक्शन से आपकी पोजीशंस कट जाती है और आपको लॉस हो जाता है। तो आप स्पेकुलेशन से, रिस्क, एफएनओ से और लिवरेज से, अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, बहुत ज्यादा मार्केट की समझ नहीं है, तो बचें। और जिनको मार्केट की बहुत ज्यादा समझ है, उनको राय की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं मार्केट, शायद आपसे हमसे ज्यादा समझते हैं। जी, एक दिन आपके साथ हम एक खास शो करेंगे डेडिकेटेडली फिनटेक्स के ऊपर, और किस तरह की टेक्नोलॉजी आप अपने बिजनेस को और स्केल अप के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। बट जाते जाते ये बता जाइए निर्मल जी कि बहुत सारा कुछ हो गया लास्ट 1.5 साल में, 1.5-2 साल में। ग्लोबल मार्केट्स रीरेट हो गए, इंडियन मार्केट्स रीरेट हो गए, बहुत सेक्टर्स चले, ऑटो सेक्टर कंप्लीटली डिसरप्ट हो गया, अभी भी साइड में है, फाइनेंशियल सेक्टर भी एकदम साइड में है, पावर सेक्टर कुछ रिफॉर्म्स की उम्मीद में वापस रीरेट हो गया। कहां पे आपको इस समय बाजार के किस कोने में आपको रिस्क रिवॉर्ड और रनवे ऑफ ग्रोथ यहां से भी अच्छा लगता है? तो मैं समझता हूं कि अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म देखें, तो आईटी सेक्टर भी अच्छा है और फाइनेंशियल सेक्टर भी अच्छा है। क्योंकि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, दो चीजें हैं। एक तो पूरी दुनिया में हर बड़ी बड़ी कंपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, और जो काम वो कर सकती है और जो काम अभी तक किया है उसमें बहुत गैप है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट अब हो रहा है। तो उसमें जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि सडनली आज आईटी डेवलपर और इंजीनियर्स की अगर डिमांड बढ़ी है, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। आप सडनली कोप अप नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि रुपी, अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है, रुपी अप्रिशिएट होता है, तो शायद थोड़ा मार्जिन पे इम्पैक्ट आए। पर ये सब टेक्निकल लोकल फैक्टर्स हैं। मीडियम से लॉन्ग टर्म ये सेक्टर अच्छा करेगा। और दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर से मेरा मतलब है बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसी, सभी तरह की कंपनी मिला के, ये भी अच्छा काम करेगी। और पावर सेक्टर में भी जो रिफॉर्म्स हैं,
वो काफी अच्छे हो रहे हैं, काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। और मैंने उस सेक्टर का बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया, पर मैंने देखा है। और कुछ समय पहले अपने राकेश झुंझुनवाला का भी कुछ स्टेटमेंट था कि जो अमेंडमेंट और जो रिफॉर्म्स हुए बहुत ही स्ट्रांग रिफॉर्म हुए हैं। तो ये सेक्टर भी अगर वो रिफॉर्म्स के अगर पीछे बहुत अच्छा काम कर सकता है, वैल्यूएशंस में बहुत सारे अट्रैक्टिव हैं। पर हर इन्वेस्टर चाहिए कि वो अपना सेक्टर की और कंपनी की स्टडी करे। पर अपॉर्चुनिटीज इन सब सेक्टर्स में है। ऑटो में कोविड के बाद में जो भाव घटे थे, उसके बाद ऑटो सेक्टर में अच्छा उछाल आया। पर ऑटो सेक्टर में दो चैलेंजेस हैं। एक तो चिप जो है वो पता नहीं कब तक ठीक होगी, और उसका इम्पैक्ट किस किस कंपनी पे कब कब तक आएगा, क्योंकि इकोनॉमी रिवाइवल हो गया, पर उसके बावजूद जो चिप है, एमिशन नॉर्म्स है, और उसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस है, सब चीज का इम्पैक्ट है। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर ये चिप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ऑटो सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी। पर ये चिप का कितना एक इम्पैक्ट लास्ट सवाल निर्मल जी, आपके बहुत सारे दूसरी जो चैलेंज है वो है ग्लोबल पार्टनर्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी जो इम्पैक्ट है वो टू व्हीलर पे जल्दी आएगा, उसके बाद में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पर, और कुछ समय में पैसेंजर कार्स पर भी होगा। बताइए। जी जी निर्मल जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये कि आपके बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं, फेयरफैक्स और बहुत सारे आपके डिफरेंट कंपनीज में बहुत अच्छे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं। आप अपने उस नेटवर्क से जो विदेशी इन्वेस्टर्स का फीडबैक किस तरह का मिल रहा है आपको इंडिया मार्केट के बारे में? जिस हिसाब से इंडिया का मार्केट का साइज बढ़ रहा है, पूरे ग्लोबल सीन पे इंडिया एक अराइव हो गया है एक तरह से। अब वो एक पहले जैसा एक इमर्जिंग मार्केट का सिर्फ एक तमगा नहीं है लगा हुआ है हमारे पास, हम बड़ा मार्केट बन रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको एफडीआई आपने खुद बताया कि किस तेजी से आ रहा है, तो उनसे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? किस तरह से देख रहे हैं बड़े दिग्गज विदेशी निवेशक जो आपके पार्टनर्स भी हैं, जो एक इंडिया को ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है? तो उन सब का क्या है कि उन्हें इंडिया में पैसा बहुत लगाना है और बहुत इंटरेस्ट है, पर वो सब वैल्यूएशन देख के थोड़े इंतजार कर रहे हैं कि अगर कभी कोई करेक्शन मिले और कोई मार्केट एक अच्छा हेल्दी करेक्शन दे तो शायद हम लोग और इन्वेस्ट कर सकें। कुछ लोग पैसा लगा भी रहे हैं अपॉर्चुनिटी में, तो अब बॉटम ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कहीं वैल्यूएशन ठीक लगे, सेक्टर ठीक लगे तो पैसा लगा रहे हैं। पर सबका बहुत इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट की वजह जो है, एक तो इंडिया का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो था ही, पर अब एक इंडिया ग्लोबल सीन पे बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, वो अब चाइना से डी रिस्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना में बहुत सारे इश्यूज हैं। जो उन्होंने बड़ी फिनटेक, उनकी जो सडनली पॉलिसी चेंज हुई, जो वहाँ की सरकार ने एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों है, और जो वहाँ की, और उससे जो निवेशकों को नुकसान हुआ, जिससे जो मार्केट में सडनली एक इम्पैक्ट आया। क्या कोई भी बड़े पॉलिसी चेंजेस अगर आप बहुत तेजी से करना चाहो, और आप मतलब उसका अगर आपका रुख बदल जाता है कि क्या होना चाहिए पॉलिसी, तो इन्वेस्टर्स का लॉस भी बहुत हुआ है। और उसके अलावा जो चाइना प्लस वन पॉलिसी, क्योंकि चाइना पे जो डिपेंडेंस ग्लोबल इतनी ज्यादा हो गई है कि अब सब लोग उस मतलब जग रहे हैं कि ये शायद बहुत ही खतरा है चाइना पे ओवर डिपेंडेंट होना। और अगर वो चाइना के बजाय एक इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहते हैं, तो इंडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों तरह से चाइना में वे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, और चाइना में बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना चाहते हैं निवेशक की दृष्टि से भी। तो उसमें इंडिया को बहुत ही फायदा है उसमें। और इन सब चीजों को देख के हर इन्वेस्टर, हर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया को बहुत ही कीनली देख रहा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। और कुछ इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि आज वैल्यूएशन ज्यादा है, और कुछ पैसा लगा रहे हैं, और कुछ इवेल्युएट कर रहे हैं, पर सबका इंटरेस्ट है। जी ठीक है निर्मल जी, आपको हम इसी बात पे इजाजत देंगे जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पे जुड़ने के लिए, अपने थॉट्स, इकोनॉमी, मार्केट्स, अपने वेरियस बिजनेसेस के लिए। और मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि जो और हमें अपेक्षा रहेगी आपसे मार्गदर्शन और गाइडेंस रेगुलरली लेने के लिए, और हम सब बढ़ेंगे देश के साथ। जी।